गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक आज आपके सामने हरियाणा की नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी सीरीज चली हुई है हरियाणा जीके की, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ऑलरेडी हरियाणा की क्लासेस कर चुके हैं। हरियाणा का जो हमारा सिलेबस है, हम सिलेबस में कल हमने चौहान वंश की एंट्री पढ़ी थी। एक बार आवाज को चेक कर लेते हैं। गुड इवनिंग नसीब कुमार जी, आवाज के बारे में बताइए। आवाज क्लियर है सभी को? क्लियर है बिल्कुल? नसीब जी आवाज क्लियर है? और जैसा कि मैंने बताया था, सभी अपनी अटेंडेंस शो किया करो, मुझे आते ही अटेंडेंस शो किया करो लाइक से, और उससे कितने बच्चे अभी एट प्रेजेंट आए हैं और बाद में कितने आएंगे, ताकि मुझे अटेंडेंस पता लगती रहे कि बीच में लेक्चर रिवाइज करना है या नहीं करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राम राम भाई अंकुश राणा, ठीक है? आवाज वॉल्यूम क्लियर है? अपनी अटेंडेंस शो कर दिया करो। लाइक और डिसलाइक दोनों ऑप्शन है, लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, ऐसा कोई वो नहीं है। जो अच्छा लगे वो करो, प्रेजेंट ऐसे नहीं, लाइक डिसलाइक से शो करो, ठीक है? और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। फाइन भाई। और जैसे ही कोई नया आए कमेंट पे, उसको आपने ही बोल देना है कि अपने अटेंडेंस शो करो। फाइन, ये हमारा टैग हो गया अटेंडेंस शो करने का, कितने बच्चे किस टाइम पर आए हैं लाइव, ठीक है? चलो अपनी अटेंडेंस शो करते रहना। और अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चौहान वंश के बारे में, ठीक है? हम ध्यान से, मैंने कल आपको पढ़ाया था चौहान वंश में जो सबसे अच्छे सम्राट हुए हैं। अभी कमेंट को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सब लाइक कीजिए बस, और उस पर कमेंट पे डिसलाइक भी कर सकते हो, अच्छी नहीं हो तो क्लास। ध्यान से देखिए, चौहान वंश के बाद में बात करता हूं। चौहान वंश में मैंने पढ़ाया था बिसलदेव, जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। तोमरों का विनाशक, मलेच्छकों का विनाशक, मलेच्छों का विनाशक, हिमाचल की पर्वत भूमि का शासक, ये सारी की सारी उपाधियां किसके लिए हैं? बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है? प्रशांत शर्मा जी आपका पहला लेक्चर है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझिए। चौहान वंश के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपको आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब रेगुलर हो जाइए और पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए। जिसकी भी कोई वीडियो छूटती है, पिछले वाली वीडियो पहले देख लिया करो, ताकि ऑनलाइन होने से पहले आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं इसी वंश का। हमने कल पढ़ाया था, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा बचा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान देना, तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजा हुआ, जिसके बारे में हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि इसके जो दरबारी कवि थे वो थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इसके दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में उनकी आत्मकथा जो लिखी है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। बहुत बार पेपर में आती है पृथ्वीराज रासो, तो पेपर में आ जाए चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये चंद्रबरदाई जी का जन्म हिसार से मानते हैं। तो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उनका जन्म कहां पे मानते हैं भाई? हिसार से। आगे आइए भाई, हिसार से उनका जन्म मानते हैं। अब मैं बात करूं, हिसार में जो चंद्रबरदाई का जन्म है, ये मैंने चौहान वंश के बारे में लिखा है। और चौहान वंश कहां पे थे? दिल्ली। दिल्ली पे चौहान वंश थे, और दिल्ली के आसपास वाला सारा का सारा एरिया किससे रिलेटेड था? चौहानों से रिलेटेड था। आगे हम बात पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज चौहान ने क्या क्या किया हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, बिसलदेव ने तोमरों का विनाश कर दिया। तोमरों का बिल्कुल क्या कर दिया? बिसलदेव ने एंड कर दिया था। अब वहां पर एक शक्ति और बची थी, बादानक।
बादानक कहां पर थे? बादानक जो थे ये आपके राजस्थान, महेंद्रगढ़, मेवात वाले इलाके में थे बादानक। विभीषण देव भी या कोई भी अन्य चौहान बादानकों को नहीं हरा पाया था। तो पेपर में आ जाए बादानक साम्राज्य का अंत किसने किया? बादानक साम्राज्य का अंत किया पृथ्वीराज चौहान ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। सभी जितने भी वंश थे सभी का अंत किसने किया था? बीसल देव ने, अन्य शक्तियों का। परंतु बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ एक शक्ति का अंत नहीं कर पाए थे। वो शक्ति कौन सी थी? बादानक। तो बादानक का अंत किसने किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दूसरे प्रश्न आए, बादानक किस क्षेत्र में फैला हुआ था? राजस्थान महेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र में कौन था? बादानक। क्लियर टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है बादानक पृथ्वीराज चौहान से। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं जो मोहम्मद गोरी लुटेरे के साथ हुए थे। मोहम्मद गोरी कौन था? इनसे पहले महमूद गजनवी आए थे जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और यहां से लूटपाट करके ले गए थे। उसकी लूटपाट की नीति को दोहराते हुए मोहम्मद गोरी आए थे। तो मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान की दो लड़ाइयां हुई हैं। उन लड़ाइयों को इतिहास में तराइन का युद्ध बोलते हैं। तराइन, तराइन वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में तरावड़ी शहर, करनाल बोलते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। भाई क्या हुआ इस लड़ाई में? पहला प्रश्न तो इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गए। किसकी हार हुई? मोहम्मद गोरी की। ये सब जानते हैं। 1191 में ये क्या हुई? लड़ाई। तो तीन प्रश्न आते हैं, बहुत बार पेपर में आते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में पहले युद्ध को क्या बोलते हैं? तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान की। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपका कांस्टेबल लेवल पर आएगा, परंतु इसका डिटेल कैसे आएगी वो समझिए ध्यान से। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का किसने साथ दिया? बहुत इंपॉर्टेंट। 1191 के पहले युद्ध में हासी के गोविंद राय ने, हासी के गोविंद राय ने पृथ्वीराज चौहान का क्या दिया? साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है आपका एसआई लेवल और एचसीएस लेवल। ध्यान से समझिए। पहला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, सबको पता है। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कौन जीत गए? पृथ्वीराज चौहान। कौन हारे? मोहम्मद गोरी। परंतु इनकी जीत का मुख्य कारण जो बना वो कौन था? हासी के योद्धा थे गोविंद राय, जिन्होंने किसका साथ दिया? पृथ्वीराज चौहान का। बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न जब आएगा जब आप औरों से क्या कर पाओगे? बेटर। मैं आपको हर वो चीज बताने की कोशिश करूंगा जो हम बच्चों को नहीं पता और औरों से आपको क्या बनाएगी? बेटर। क्लियर टू यू? क्लियर भाई? तो ये आ गया हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध क्लियर हुआ सभी को? आगे चलिए भाई। इसके बाद हम बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध भी वही किसके किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी। इस लड़ाई में कौन जीता? मोहम्मद गोरी। और किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई। पेपर में आता है इसकी हार के कारण क्या थे? नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो गढ़वाल नरेश जयचंद, गढ़वाल नरेश जयचंद ने किसका साथ दे दिया? मोहम्मद गोरी का। तो जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई थी? हार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों भी? जयचंद ने क्या किया? क्योंकि जयचंद की लड़की थी संयोगिता। जयचंद की लड़की थी संयोगिता। उन संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाया था। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए गढ़वाल नरेश जयचंद ने किसका साथ दिया? मोहम्मद गोरी का। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि किस नरेश की वजह से पृथ्वीराज तृतीय युद्ध हार गया? तो आंसर क्या आएगा? जयचंद।
कहां का राजा था? गढ़वाल, जो उत्तराखंड के पास वाला एरिया है। क्यों? उसकी पुत्री थी संयोगिता, उसका हरण कर लिया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने पहले स्वयंवर से। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और मोहम्मद गोरी इस लड़ाई को जीत गया। क्लियर टू यू? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगली बात करते हैं हम। अगली बात करें, सारे डाउट बता देंगे आपको, अब इस पे फोकस किए थोड़ा। जब मैंने बताया तो मोहम्मद गोरी जीत गया। अब आता है जैसे उसकी जीत हुई, जीत के बाद क्या हुआ? जीत के बाद उसकी दो लड़ाइयां इंपॉर्टेंट हुई। पहले तो हासी, हासी से जाटवा ने मोहम्मद गोरी को रोकने की कोशिश की। तो पेपर में आता है द्वितीय युद्ध के पश्चात या द्वितीय युद्ध के दौरान किस रियासत के राजा ने मोहम्मद गोरी को रोकने की कोशिश की? आंसर आएगा हासी से जाटवा। याद रखना, पहले युद्ध में तो थे गोविंद राय, दूसरे युद्ध में कौन थे? जाटवा। पहले युद्ध में गोविंद राय, दूसरे युद्ध में कौन? जाटवा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, आपके एसआई और एचसीएस लेवल के क्वेश्चन। पहले युद्ध में कौन? गोविंद राय, दूसरे में कौन? जाटवा। क्लियर भाई? एक और प्रश्न आता है, इसके अलावा किस शासक ने रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल, राव तेजपाल ने भी गोरी को रोकने की कोशिश की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो भाई किस शासक ने रोकने की कोशिश की? द्वितीय त्राइम के युद्ध में हासी से जाटवा और रेवाड़ी से तेजपाल। क्लियर टू यू? किसी को कोई डाउट? भाई ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं, हासी से जाटवा और रेवाड़ी से तेजपाल। प्रथम की बात कर रहे हैं, द्वितीय की, द्वितीय युद्ध के दौरान। क्लियर टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूं, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। दोनों हो गए, हासी से जाटवा, रेवाड़ी से तेजपाल, और प्रथम तराइन के युद्ध में हासी के गोविंद राय। क्लियर? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करेगी, बार बार रिपीट करेगी। ध्यान से समझना, यहां से हमारी हिस्ट्री की पहली रिपीटेशन स्टार्ट होती है। गोरी क्यों लड़ाई जीता? किसने साथ दिया? जयचंद ने। ध्यान से समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरी का साथ दिया किसने? जयचंद ने, इसीलिए गोरी लड़ाई जीता। आगे आके लुटेरा आएगा बाबर। बाबर का साथ किसने दिया? राणा सांगा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरी का साथ दिया जयचंद ने, बाबर का साथ दिया राणा सांगा ने, नादिर शाह का साथ दिया अहमद खान ने। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या होगा? गोरी ने चौहान को हराया किसकी मदद से? जयचंद की मदद से। कौन से युद्ध में? तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। युद्ध के जीतने के बाद जिसने उसकी मदद की थी उसको भी गोरी ने हराया। जयचंद को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंद्रावर के युद्ध में हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जयचंद ने यह सोच के उसकी मदद करी थी कि जैसे चौहान को हरा देगा तो दिल्ली किसकी हो जाएगी? जयचंद की। परंतु गोरी लुटेरा था, गोरी ने जयचंद की मदद लेकर चौहान हराया तराइन के द्वितीय युद्ध में। फिर जयचंद को चंद्रावर के युद्ध में हराया 1194 में। नेशनल जीके के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रावर का युद्ध। विकिपीडिया में भी लिख रखा है मैंने, यहां पर है। और जिस बच्चे ने विकिपीडिया नहीं की, वो विकिपीडिया अपना परचेज कर लो, उसमें सारी बातें हैं ऑलमोस्ट। ये जो नहीं है मैं साथ ही साथ बताता जाऊंगा। तो पेपर में आता है जयचंद जिसने गोरी का साथ दिया था उसको खुद गोरी ने हराया। कौन से युद्ध में? चंद्रावर के युद्ध में 1194। क्लियर टू यू? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आगे आपको मैं बाबर और राणा सांगा को भी छोड़ रहा हूं, फिर दोबारा यही बात रिपीट होगी। बाबर का साथ राणा सांगा ने दिया पानीपत के प्रथम युद्ध में, फिर 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 1527 में खानवा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में बाबर किसको हरा देगा? राणा सांगा को। यह भारतीयों की कमजोरी रही थी। एक भारतीय राजा दूसरे भारतीय राजा को हरवाने के लिए मदद करेगा, ये सोच के कि उसका राज्य मेरे पास आ जाएगा। परंतु ये जो भारी लुटेरे थे, ये लुटेरे पहले तो बड़े राजा को हराएंगे और जिसने फिर साथ दिया था उसको भी नहीं बख्शेंगे, उसको भी हराएंगे। क्लियर भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जयचंद को चंद्रावर के युद्ध में।
लिख लिया सभी ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं बात करता हूं 1194 चंद्रावर का युद्ध। अब हम बात करते हैं चौहानों से संबंधित हमारे पास साक्ष्य क्या मिले हैं, चौहानों के साक्ष्य। अच्छा, एक बार कई बार पूछ लेता, तराइन के 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कभी पेपर में बड़े लेवल में पूछना चाहे, तराइन का 3रा युद्ध भी हुआ था हिस्ट्री में, परंतु यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में नहीं हुआ। ये कोई छोटे छोटे योद्धा थे, शमसुद्दीन व यलदौज, 2 मुस्लिम नवाब थे, उनके बीच में हुआ था 1215 में। एग्जामिनर कभी चेक करने के लिए पूछ ले, वहां पे गलती से आंसर मत लगा देना, देखना कौन सा युद्ध है। अगर पेपर में आ जाए 3रा युद्ध, तो वो गौरी और चौहान के बीच में नहीं हुआ, किसके बीच में हुआ? शमसुद्दीन व यलदौज के बीच में। और कब हुआ? 1215 में। क्लियर टू यू भाई? ये कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। 3रा लिखा होगा, पेपर को ध्यान से किया करो, एकदम से तराइन देखते पृथ्वीराज चौहान और गौरी मत मारना, ये देखना कौन सा युद्ध है। पहले युद्ध में कौन जीता? चौहान। दूसरे में कौन जीता? गौरी। और ध्यान रखना, पहले युद्ध में उसका साथ दिया चौहान का गोविंद राय ने, दूसरे युद्ध में गौरी का साथ दे दिया जयचंद ने। और दूसरे युद्ध के दौरान किन्होंने दो ने साथ दिया उसका? पृथ्वीराज चौहान का आशीष जाटवा और रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल, परंतु दोनों को हार का सामना करना पड़ा। फिर जयचंद जिसने गौरी का साथ दिया था, उसको गौरी ने खुद ही 1194 में चंद्रावर के युद्ध में हरा दिया। क्लियर भाई? आगे चलो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं चौहानों के साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है चौहानों के साक्ष्य। पहली बात तो अभिलेख 80 में चौहानों के अभिलेख मिले हैं, और 80 में असीगढ़ का किला भी मिला है। असीगढ़ का किला या 80 का किला पृथ्वीराज चौहान से संबंधित। तो पहला आ जाए 80 में अभिलेख भी मिले हैं, और 80 में असीगढ़ का किला भी मिला है। किससे संबंधित? पृथ्वीराज चौहान से। क्लियर टू यू भाई? अगली बात करते हैं भाई 80 और असीगढ़ का किला। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाए, करनाल का किला। करनाल का किला भी चौहान वंश से संबंधित है, पृथ्वीराज चौहान से। 80 का किला, करनाल का किला, 2 किले पृथ्वीराज चौहान से संबंधित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर भाई? दोनों के दोनों। अगला भाई गोहाना। गोहाना की कचहरी बोलो या गोहाना का छोटा सा किला है, वो भी किससे संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान से। तो ये 3 चीजें हैं भाई पृथ्वीराज चौहान से संबंधित, 80 का असीगढ़ का किला, करनाल का किला और गोहाना की कचहरी पृथ्वीराज चौहान से संबंधित। तीनों साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछता है। पेपर में आता है गोहाना का जो किला था उसने किसके लिए बनाया था? अपने सेनापति दरिया सिंह के लिए बनाया था। अपने सेनापति दरिया सिंह के लिए क्या बनाया था उसने? गोहाना की कचहरी या गोहाना का किला। किला भी पूछ लेता है। ये 3 साक्ष्य चौहानों से रिलेटेड साक्ष्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई? अभिलेख भी मिला था 80 में, असीगढ़ का 80 का किला भी, करनाल का किला भी, गोहाना की कचहरी और किला भी सेनापति दरिया सिंह की याद में। ये हमने पढ़े भाई पूरे के पूरे चौहान वंश। क्लियर टू यू? अब हमारा चौहान वंश क्या हो गया है? क्लियर हो गया भाई। करनाल में भी किला है भाई। पृथ्वीराज चौहान की डेथ 1192 में हो चुकी थी, जब वो लड़ाई हार गया तो उसको अंधा करके उसकी क्या होगी थी? डेथ होगी थी। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट, अब हमारा मध्यकाल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब भारत में मुसलमान आ चुके हैं। मुस्लिम काल को संतलत काल बोलते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज रिवाइज करता हूं। भारत का प्राचीन इतिहास हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या हुआ भाई? पाषाण काल। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? हड़प्पा। उसके बाद आया वैदिक काल। फिर कौन सा काल आया? मौर्य काल। फिर कौन सा काल आया? मौर्यों के बाद इंडो ग्रीक, यवन, कुषाण। फिर कौन से आए? गुप्त वंश। गुप्तों के बाद आया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद आया गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बाद आए राजपूत। राजपूतों में आए तोमर।
तोमरों के बाद कौन आया? चौहान। और चौहानों के बाद कौन सा है? संतलत। ये मुगल काल नहीं है भाई, संतलत काल है। इसको मैं सबसे ध्यान से समझा रहा हूं। अगर एग्जाम में लिखे आए कितने युद्ध हुए हैं करनाल में, करनाल नहीं लिखा पाएगा, तरावड़ी लिखा पाएगा। तरावड़ी में पेपर में लिखा पाए ना, तरावड़ी में पृथ्वीराज चौहान की कितनी लड़ाई हुई, तो दो लिखना। ट्राइन में टोटल युद्ध पूछे तो 3 लिखना, परंतु वो क्वेश्चन यही पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान के कितने हुए लड़ाई? 2 लड़ाई हुई। गोरी की मृत्यु 1206 में हुई है। सब कुछ समझाऊंगा संतलत काल में, आराम से, टेंशन मत लो। अब यहां देखो, अब जो बता रहा हूं समझो। पहली बात तो ये, मुसलमान संतलत काल कैसे हुआ, ध्यान से समझना। मोहम्मद गोरी की 1206 में डेथ होगी। इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए इसने अपने एक दास को, जिसको दासता से मुक्त कर दिया था, दिल्ली का राजपाट छोड़ के चला गया, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजपाट कब्जे संभाला उसने 1206 में, और यहीं से भारत में कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? गुलाम वंश। मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, कोई सफल उत्तराधिकारी नहीं था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या देगा? राजपाट। और 1206 में भारत में कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? गुलाम वंश। ध्यान से समझना इस गुलाम वंश के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुलाम वंश जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसने कभी भी अपने आप को सम्राट नहीं माना। ये अपने आप को इसका दास ही समझता था, मोहम्मद गोरी का। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको लख बख्श कहते हैं, लख बख्श। लाखों रुपए दिन में क्या करता था? दान करता था। तो लाखों रुपए दान करता था, क्योंकि दास था, खुद दासता को जानता था, इसलिए लोगों में दान बांटता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लख बख्श। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेवाड़ी के गवर्नर किसको हराया था? तेजपाल को। अब बात सुनना ध्यान से। तो यहां से गुलाम वंश स्टार्ट होता है 1206 से। अब प्रश्न ये आता है, सबसे पहले भारत में मुसलमान कब आए? ये एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले जो भारत में मुसलमान आए थे वो 712 ईस्वी में आए थे, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले भारत में मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम के रूप में आए थे 712 में, जिन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध में उस समय राजा कौन थे? सिंध के राजा थे दाहिर। तो यह भी प्रश्न आ सकता है, सबसे पहले मुसलमान कहां पर आए थे भाई? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने कहां पर अटैक किया था? सिंध पर। और सिंध पर जो आक्रमण किया था उस समय राजा कौन थे? दाहिर। सिंध को हराने के बाद जो राजा दाहिर पर अटैक किया था सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने उसे सबसे पहले लगाया था जजिया कर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जजिया कर भारत में लगाने वाले सबसे पहले मुसलमान शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर टू यू? जजिया कर क्या होता था? हिंदुओं से लिए जाने वाला धार्मिक कर। हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर। जजिया कर तो शाम भिवानी में है भाई, ध्यान से समझना। मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले भारत में अटैक करने वाले मुस्लिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। किस पे अटैक किया? सिंध पर। सिंध जो पाकिस्तान की तरफ जा चुका है, पंजाब सिंध वाला इलाका, वहां पर सबसे पहले आक्रमण किया। उस समय राजा कौन थे? राजा दाहिर। इन्होंने सबसे पहले क्या लगाया? जजिया कर। जजिया कर है हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर। जजिया कर मैंने लिख दिया रुचि सैनी जी, हिंदुओं से लिए जाने वाला धार्मिक कर। जैसे हम अपने भाई वैष्णो देवी पे जाएं, हम शिवरात्रि मनाएं या कोई भी त्योहार मनाएं, किसी भी अपनी जहां पर जो धार्मिक प्लेस उस पर जाएं, तो हमें उस समय कर देना होता था। इस कर को क्या बोलते थे? जजिया कर। ये बहुत ही खतरनाक कर होता था। ये अकबर ने हटाया था जाके। तो जजिया कर किसने हटाया था? अकबर ने। आगे जाके बता देंगे, अकबर ने हटाया जजिया कर। हाँ, ब्राह्मणों से और अपंगों से नहीं लिया जाता था जजिया कर, परंतु औरंगजेब ने और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी लिया था और किससे भी लिया था? अपंगों से भी लिया था।
क्लियर? ये आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा सारा मैं सिस्टम, अब समझिए ध्यान से। तो ये जो था, इसके बाद आया था महमूद गजनवी, और उसके बाद आया था गोरी, और गोरी के बाद भारत में किस वंश की नींव पड़ी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, गुलाम वंश को आप समझाएंगे। गुलाम वंश में कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसको थोड़ी देर के लिए सब कोई अपना ध्यान है बुक से हटाकर, सब चीजों से हटाकर मेरी तरफ ध्यान फोकस करो, जो मैं समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझो। सभी रेडी है भाई? ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। सभी रेडी हो तो लिख के दिखाओ भाई, कमेंट में डालो रेडी हो। अब जो मैं तो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। लिखो भी सब रेडी है तो मैं स्टोरी सुनाता हूं, पूरी स्टोरी। साइन दीजिए भी रेडी हो तो। मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूं गुलाम वंश की। सभी रेडी हो तो बताइए, कमेंट बंद को करके बताइए रेडी। रेडी भाई सभी? चलो भाई, चलो रेडी हो गए सभी। अब सुनिए ध्यान से, रख दीजिए, मैंने मार्कर भी रखे हैं, तो पूरी स्टोरी को समझिए ध्यान से। क्या है पूरी स्टोरी? अब गुलाम वंश, पूरी कहानी सुनना। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सम्राट नहीं माना। बस 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 सभी अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है? बीच में कोई भी कमेंट नहीं आना चाहिए जब तक पूरी स्टोरी नहीं हो जाती, ठीक है? ओके, स्टार्ट करें। बीच में कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। पूरी स्टोरी को ध्यान से समझो, यहां से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पूरी गुलाम मध्यकाल। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना। वो अपने आप को सिपे सलार मानते थे। सिपे सलार मतलब एक सैनिक मानते थे जिन्होंने गुलाम वंश की क्या डाली? नींव। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई भी अच्छा पुत्र नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दास था उसी समय एक और दास था, इल्तुतमिश। कौन सा बोला मैंने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को भी मोहम्मद गोरी ने खोखरों के युद्ध में दासता से मुक्त कर दिया था। तो भाई मोहम्मद गोरी ने दो दास मुक्त कर दिए थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा इल्तुतमिश। जब दोनों दास मुक्त हो गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को तो राजपाट दे दिया। इल्तुतमिश में भी गड़बड़ कर सकता था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की की मैरिज किससे कर दी? इल्तुतमिश से। जब चौगान खेलते हुए पोलो होता है, चौगान पोलो बोलते हैं इसको खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का राजा ना बनके उसका दामाद इल्तुतमिश क्या बना? सम्राट। अब यहां पर चेंज आता है, यहां पर वास्तविक गुलाम वंश नारे के संतलत काल स्टार्ट होता है। इल्तुतमिश ने अपने आप को सम्राट माना। इल्तुतमिश ने सारे इलाके को सिस्टमाइज करा, सूबों को बांटा उसने इक्ता के फॉर्मेट में। इक्ता जिस प्रकार हर्षवर्धन ने बुख्ती बोला था अपने साम्राज्य को, इसी प्रकार इल्तुतमिश ने क्या बांटा? इक्ता। उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने चांदी का टका, सिक्का था एक टका किस धातु का? चांदी का। और तांबे का जित्तल चलाया। तो तांबे का जित्तल और चांदी का टका चलाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने और जो थे दास और जो उस टाइम पे बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे वो लड़ाई ना करे, इसलिए 40 का एक गुट बनाया। उस 40 के गुट को बोलते थे 40 से चहलगानी। क्या बोलते थे? 40 से चहलगानी, ताकि कोई विरोध ना करे। उसमें 40 सरदार होते थे, सारे डिसीजन उन सरदारों से पूछ के लिए जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग कराई थी, परंतु वास्तविक रूप में उसको पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। क्लियर टू यू? अब इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो उत्तराधिकारी भी अच्छे नहीं थे। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को राजा बनाना चाहता, रानी बनाना चाहता था, पहली महिला शासक। परंतु जो ये 40 सरदार थे जो इल्तुतमिश को एडवाइज करा करते, उसके मिनिस्टर थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम महिला शासक बने। दूसरा, इन्होंने क्या इश्यू रखा? जो रजिया सुल्तान थी उसका एक प्रेम था याकूत नामक हबसी से, जो दास था, उसको मलिके काफुर भी कहती थी वो। तो वो अशोशाला का प्रधान था, उसके साथ प्रेम था। इस बात का इशू बना के रजिया सुल्तान को सम्राट शासिका नहीं बनने दिया। फिर
इल्तुतमिश की जब लास्ट टाइम पे मृत्यु हुई उस समय जनता ये जानती थी कि रजिया सुल्तान में गुण है, तो जनता ने पहली बार आगे आके इतिहास में अपना सम्राट स्वयं चुना और जनता ने इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान को अपनी शासिका बनाया। सरदारों को कुचलने के लिए उनमें से जो एक सरदार था अल्तुतुनिया, उससे रजिया सुल्तान ने क्या कर ली, मैरिज, ताकि सरदार उसको कुछ ना कहें। तो फिर रजिया सुल्तान ने मैरिज कर ली भाई अल्तुतुनिया के साथ। सरदारों को यह बात हजम नहीं हुई। उन 39 सरदारों ने, क्योंकि एक से तो रजिया सुल्तान ने मैरिज कर ली, उसके भाई को उकसाना स्टार्ट किया कि अब मुस्लिम धर्म में महिला शासक बनेंगी। तो उसका भाई उछक गया और 1240 के अराउंड रजिया सुल्तान को और उसके पति अल्तुतुनिया को कैथल के पास मार दिया गया। तो यहां पर हमारा प्रश्न आता है भाई कैथल हरियाणा में उनका क्या सिस्टम था। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान का भाई कुछ समय तक शासक बना। फिर उसका वजीर था बलबन, 39 में से एक बलबन। बलबन ने देखा कि भाई रजिया सुल्तान तो मर गई, इसके भाई के अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। 20 साल बाद बलबन ने उसके भाई को मार दिया और फिर बलबन गुलाम वंश का अंतिम शासक बना। बलबन ने रक्त व लो की नीति अपनाई। रक्त की नीति, किसी के साथ मैरिज कर लेता भाई, किसी के साथ कोई रिलेशन बना लेता बढ़िया वाले कि तू मेरा भाई है, दोस्त है। लो, जो कोई नहीं मानता उसको डंडे की फटकार से, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, किसी को गाजर खिला दो, किसी को डंडा मार दो, ये वाली सिस्टम उसने अपनाया। बलबन बहुत बड़ा सम्राट हुआ। अब हम पढ़ेंगे बलबन भाई पलवल यहां का एकता था उससे संबंधित था। तो बलबन का हरियाणा में क्या संबंध था हम ये जानेंगे। बलबन के बाद बलबन ने किले कहां कहां बनवाए, गुड़गांव में, सोना में बलबन के नाम से किले बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे बलबन से संबंधित। अगली बात करें, बलबन के बाद बलबन गुलाम वंश का अंतिम शासक था। फिर जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, उसने बलबन का जो वंशज था उसको मार दिया। फिर यहां से गुलाम वंश की एंड होती है और खिलजी वंश क्या होता है, स्टार्ट। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। उस समय पर चंगेज खान एक परलितक के लुटेरे थे, उनका बड़ा आतंक था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने चंगेज खान को कुछ भी नहीं कहा। जलालुद्दीन खिलजी के बाद यहां दिल्ली का सुल्तान आया अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावत से रिलेटेड हम सब कुछ जानते हैं। उसका भी हरियाणा में बहुत सारा सिस्टम था कि उसने क्या क्या हरियाणा में किया, क्या क्या हरियाणा में नहीं किया। फिर खिलजी वंश का भी कोई अच्छा उत्तराधिकारी नहीं हो पाया। तो खिलजी वंश का जो खात्मा किया वो किया तुगलक वंश ने। तुगलक वंश में कौन था, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलकों में ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद होया मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिर इंपॉर्टेंट शासक हुआ उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हरियाणा में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हिसार शहर बनाया, ठीक है भाई, सरनीखेड़ा शहर बनाया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। गोहाने के मंदिर जुड़वाए। दो ही इतिहास में मुस्लिम शासक हैं जो ज्यादा हिंदू कट्टर थे, एक औरंगजेब और एक मोहम्मद बिन तो फिरोज शाह तुगलक। फिर तुगलक वंश का एंड हुआ। तुगलक के अंतिम समय में तैमूर का अटैक हुआ। यह भी चंगेज खान के वंशजों में था। तैमूर बिल्कुल तबाह कर गया भाई सारी चीजों को। तैमूर बिल्कुल सारी चीजें बताएंगे आपको सिद्धांत दुष्किन के बाद। मैंने बोला था पूरी स्टोरी चलने दो एक बार। तो भाई तुगलक वंश के बाद तैमूर नामक आक्रमणकारी ने अटैक किया। तैमूर ने लगभग सारा हरियाणा, सारा दिल्ली वाला एरिया जीत लिया। तैमूर लूट के चला गया। तो तैमूर जब लूट के चला गया तो उसने अपना वजीर छोड़ दिया। उस वजीर ने 10-15 साल के लिए काम किया और वो वंश कहलाया सैयद वंश। सैयद वंश के समय केवल दो ही महत्वपूर्ण राजा बचे हरियाणा में, एक तो मोहन सिंह मंडार, कैथल के मोहन सिंह मंडार, और हसन खां मेवाती। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बचे भी, हसन खां मेवाती और मोहन सिंह मंडार। फिर सैयद वंश का खात्मा किया लोधी वंश ने। किस वंश ने, लोधी। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल खां लोधी। बहलोल खां लोधी। फिर उसका पुत्र आया इब्राहिम और उसका पुत्र आया सिकंदर लोधी। बहलोल खां का पुत्र का सिकंदर लोधी और उसके बाद आया इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई हुई बाबर की, पानीपत की पहली लड़ाई। फिर बाबर उसको पहली लड़ाई में हराएगा, तब कौन सा काल आएगा, मुगल काल। क्लियर टू यू। अब मैं आपको सीक्वेंस में दिखा के लिख रहा हूं। तो पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद बलबन, लास्ट में बलबन के बाद खिलजी,
खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, और लोधी के बाद क्या आएगा, मुगल काल। ये जो लास्ट की 10-15 मिनट की वीडियो, इसको एक बार और सुन लेना, इससे आपको क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस पता लग जाएंगे कि भाई गुलाम वंश में कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, कैसे इल्तुतमिश था, कैसे रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान के बाद बलबन आया, बलबन के वंशजों को भाई जलालुद्दीन खिलजी ने मारा, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, खिलजी के वंशजों को तुगलक ने मारा, तुगलकों में ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलकों के बाद तैमूर का अटैक हुआ, तैमूर के अटैक होने के बाद सैयद वंश आया, सैयद वंश के बाद 2 राजा बचे, मोहन सिंह मंडार कैथल से और हसन खान मेवाती। उसके बाद सैयद वंश के बाद लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के बाद मुगल। हाँ भाई, नहीं अब बात करते हैं, अब कमेंट डालिए। ये मैंने इसलिए पढ़ाई केवल आज, जब मैं कल पढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा पढ़ना, हमने इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, तो आपको पता लग जाएगा कि सीक्वेंस में क्या है। हाँ, टाइम पीरियड भी आपको बताया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, परंतु आपको यह पता लग जाएगा कि सीक्वेंस में क्या आएगा, तैमूर कब आएगा, कौन से काल के अराउंड आएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कल। पूरा गुलाम वंश, अब पूछो भी किसी के कोई डाउट हो तो इस लास्ट की 10 मिनट की वीडियो को एक बार और देख लेना। हाँ पूछो भैया, पहले मैंने स्टोरी सुनाई है, कल इसको डिटेल में आराम से कराएंगे। पूछो भाई कोई। हाँ, अल्तुतुनिया की हत्या में कैथल में, हाँ कैथल में हुई थी भाई अल्तुतुनिया की हत्या, सोन प्रजापति जी कैथल में हुई थी। और बताइए भाई। ठीक है, ये मैंने पहले जो भी ज्यादा फैक्चुअल होगा पहले एक बार स्टोरी सुना दी जाएगी, फिर उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। हाँ अरबी था भाई, अरबी था, अरबी था कासिम, अरब से आक्रमणकारी था अरबी। जो ये डिटेल बता रहा हूं ना मैं, स्पेशली लिख रहा हूं, जो नॉर्मल डिटेल है वो तो आपकी कांस्टेबल लेवल के लिए, उससे बड़ी जो डिटेल है वो एचसीएस और एसआई के लेवल के लिए। आर्ट एंड कल्चर, वास्तुकला का टॉपिक शायद मैंने करा दिया है, वास्तुकला का टॉपिक अगर बचा होगा तो वास्तुकला करा दूंगा। वास्तुकला शायद पहले वाले वीडियो में करा दी है मैंने, पहले वाली वीडियो देख लेना वास्तुकला से रिगार्डिंग, मेरे वास्तुकला के वीडियो मिलेंगे, उसमें सारी वास्तुकला पढ़ा दी है। हाँ गोरी को भाई परले सिंध के परले तो लुटेरे थे, उन्होंने मारा था। प्रवीण गौतम जी, नेशनल जीके ये है कि अभी जैसे मैं हरियाणा जीके के साथ साथ उतनी नेशनल जीके बता रहा हूं आपको, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ताकि आप रटो ना। और जो नेशनल जीके वो तो बिल्कुल डिटेल से होगी। मकबरा कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा, मैंने बता दिया। नायब तहसीलदार और एचसीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आसी का किला पृथ्वीराज चौहान बता दिया आपको, असीगढ़ का किला, उसके भाई ने भाई बैरम खान, सॉरी बहराम खान। और बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट सेंटर हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, प्रीतम पुनिया जी सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। अच्छा, पृथ्वी द्वितीय तृतीय क्यों बोलते हैं? जैसे सुनो, कोई भी राजा होते हैं ना, उसमें मान लो कि कोई राजा फेमस हो जाता है, तो उसके बाद उसके वंशजों को 1 2 3 का टाइटल दे देते हैं। इनके नाम और कुछ होते हैं, परंतु इतिहास में इस तरह फेमस होते हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय। जो भी फेमस राजा होते हैं उसकी एंसेस्ट्री को इसलिए चल पड़ते हैं भाई। नहीं एसआई का ऐसे टायर 2 की अभी कोई ये नहीं कि एसआई टायर 2 होगा प्रवीण जी। क्या मोनू यादव, दिल्ली का फर्स्ट मकबरा कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, उसी को पहला मकबरा बोल सकते हैं, कुवत उल इस्लाम। ठीक है भाई, चलो हो गया भाई सभी का।
हाँ, करंट की जीके अभी प्रदीप जी पढ़ा रहे हैं, कभी मुझे मौका मिला जब मैं कराऊंगा एक आधी बार लेक्चर। ठीक है। इंग्लिश मीडियम बुक रुचि सैनी जी में इंग्लिश मीडियम में है मेरे यहाँ। मैं आपको यहाँ पे जो जिस वर्ड की भी इंग्लिश पता करनी है मुझे बता दिया करो, मैं बता दूंगा आपको। नेशनल जी के यहां से करा रहे हैं, वहां से देखो। विकिपीडिया का प्राइस क्या है भाई, ये तो मुझे नहीं पता, मार्केट में पता करो। ठीक है, ठीक है भाई। अब चले, अलविदा चाहे आप लोगों से। शेख चिल्ली का मकबरा वगैरह ये मैंने सारा वास्तुकला में करा रखा है। एक बार वास्तुकला की वीडियो देखो, नहीं समझ में आए फिर मुझसे पूछ लेना सारा। ठीक है भाई, चले भाई, दुआ मिले आपसे। चले भाई, अब बस दुआओं में याद रखना। ठीक है, चलो चलते।